हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू एंजल पैराडाइज स्कूल से। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का चैप्टर 12 रानी पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक कहानी है जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से गहरा लगाव था। उन्होंने उनसे संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। तो इस प्रस्तुत संस्मरण एक घोड़ी का है जिसका नाम रानी था और लेखिका को बचपन में उससे बहुत प्यार था। लेखिका रानी के साथ निक्की यानी कि जो नेवला है और रोजी जो कुतिया का नाम है, ठीक है, उसे कभी नहीं भूली। और ऐसा लगता है कि यह नेवला और कुतिया और घोड़ी हमारे सामने ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी महादेवी वर्मा के बारे में बताती हूँ। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय भावुक अत्यंत संवेदनशील और समग्र नींव सृष्टि पर अनुकंपावर्षेण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं। कौन कौन से? प्रसाद, पंत जी, महादेवी वर्मा और निराला जी। ठीक है, तो इसमें जयशंकर प्रसाद है इनका फुल नाम, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला जी। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली की रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला जी जो थे अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी वर्मा धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। फर्रुखाबाद मीन्स फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी वर्मा सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। विदुषी मुख्यतः महादेवी कवित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित और लोकप्रिय रचनाएं हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी लेखक के महादेवी वर्मा जी के बारे में बताया। अब चलिए हम चैप्टर रीड करते हैं आगे। रियासत होने के कारण यानी कि अंग्रेजों का अधिकार होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था। रामा जो था वो रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था, पर घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है। बताते थे क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। वहाँ पर क्या होता था, सफ़ेद गधे पर बैठने पर दंड दिया जाता था और उनको भारत भेजा जाता था विदेशों से। ठीक है, अंग्रेजों को। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र यानी कि मुँह से बोलकर, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी हंसते हुए पूछते हैं, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ यानी आगे आकर गंभीर यानी कौन? महादेवी जी ने आगे आकर
गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के बजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए नहीं बनाया गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा बनाया गया। ठीक है, और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देख रेख के लिए छुट्टन नामक का एक साइस रखा गया। साइस कौन होता है? जो घोड़ों की देखभाल करते हैं, तो उसका नाम क्या था? छुट्टन। ठीक है, अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीव के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, ना कोई विशेष नौकर रखा गया। हमारे लिए तो सब कुछ वही था पहले जैसा, हमारे लिए तो कुछ नया नहीं किया गया, ऐसा बच्चे सोचते हैं। और दूसरी जो उनके साथी थे, कौन? नेवला और रोजी जो कुतिया थी, वो सोचते हैं कि हमारे लिए तो ऐसा कुछ नहीं किया गया, इसके लिए इतना सब किया जा रहा है। और आपको बता दूं, ये जो रामा था वो उनका नौकर था घर का। ठीक है, रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तथा दरवाजे में परिवर्तन नहीं हो सका, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। ठीक है, ये सब बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे लिए भी कुछ नहीं किया गया। ठीक है, जिससे कि हम क्या करते, हमारे कमरे के बाहर एक खिड़की भी नहीं लगाई गई, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते, यानी हम उसके साथ खेल सकते थे। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही रहे। रुष्ट यानी कि उससे नाराज रहे और नाखुश रहे। फिर भी हमें मालूम था कि हमारे लिए ही आई है, लेकिन हम उससे नाराज रहे। परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली। रामन से उसका नाम पूछने पर पता चला कि उसका नाम ताजरानी है। सब उसे ताजरानी कहकर बुलाते हैं। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के साथ सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदैव हो गए थे। ताजमहल में जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की तरह रानी की तरह निकाल दी गई। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या यानी जलन और सारा रोष यानी क्रोध करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने का उपाय सोचने लगे। कौन? बच्चे। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी, खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयान का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आँखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुलाकर चारों ओर, यहाँ पर अयान मीन्स क्या होता है? अयाल होते हैं जो गर्दन के नीचे जो बाल होते हैं, बालों का गुच्छा। ठीक है, अयाल क्या होता है? घोड़े की गर्दन पर के बाल। लाल नथुने जिन्हें फुला फुलाकर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी छत विच्छत नहीं होता था। ठीक है, ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है
उसकी क्या थी, ऊंचाई कम थी, हाइट कम थी, लेकिन चौड़ी ज़्यादा थी। सुडौल, मजबूत पैर और सघन पूंछ, जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोर छल के समान उठती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत, इतने लंबे समय के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसी उभर आती हैं जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। इतना सब कुछ याद था, फिर भी उस समय इतना हमारे पास दिमाग नहीं था, इतनी बुद्धि, हमें ज्ञान नहीं था। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। तो बच्चों के साथ रोजी और निक्की, जो कुतिया और वो थे नेवला, वो बच्चों के साथ ही रहते थे। तो बच्चों को क्या लगता है, ये काश छोटी होती तो यह भी हमारे साथ रह लेती। ठीक है। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव ना था, अतः अस्तबल बना हुआ, अस्तबल क्या होता है, घोड़ों के रखने की जगह, उनका घर बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी थी और कई आते ताक थे। आते ताक जो आपको बता दो, हिंदी में उनको तिखाल, यानी इस तरह से बताता है जैसे 2 ईंट का, अगर दीवार से 2 ईंट निकाल दी जाए तो उसकी जो जगह बनती है, इस टाइप के छोटे छोटे झरोके जैसे बने होते हैं, तो उसमें छोटा मोटा सामान रखने में काम आता है, तो वो क्या होते हैं, आते ताक। उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल घोंस घोंस कर, उसको बिस्कुट खिलाकर, मिठाई आदि खिला खिलाकर थोड़े ही दिनों में हमने उससे दोस्ती यानी मित्रता कर ली। ऐसी मित्रता कर ली कि हमें न देखने पर अगर जो रानी थी वह उनको बच्चों को नहीं देखती थी, तो वह क्या करती थी, वह स्थिर होकर पैर पटकने लगती थी और हिनहिनाने लगती थी। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई। किसके लिए, लेखिका और उसकी बहन के लिए, ठीक है। और उनके भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। बाहर के चबूतरे पर, चबूतरा क्या होता है, हमारे जो घर के बाहर, दरवाजे के बाहर जो अपने बोलते हैं ओटला, वह जगह होती है जहाँ पर हम बैठें या कुछ भी, ठीक है, खेलें, तो ऐसी जगह होती है, इसको बोलते हैं ओटला, ठीक है, चबूतरा, सॉरी। चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है, ठीक है, बोध यानी ज्ञान, ठीक है, थोड़ा ही ज्ञान रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति तथा सब एक परिवार के ही हो जाते हैं, ठीक है। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। निक्की कौन था, नेवला। रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन, रोजी कौन थी, कुतिया का नाम था, उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मयूर जो है मोर सिंहासन पर आसीन हो। रानी हम सब की शक्ति यानी ताकत और दुर्बलता कमजोरी जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी, परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी और उसके पैरों में मार दी। क्या किया, उसके पैर में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत
हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे बेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हों। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। तो जो रानी थी उसको क्या था, उसने जब उसके भाई ने, लेखिका के भाई ने जब उसको संटी मारी, संटी यानी कि डंडी मारी, तो उसको कोई उसकी पुरानी, जो बहुत पुरानी, जो कोई पहले जहाँ रहती हो शायद, तो वहाँ पर उसको मारा जाता हो, उसको मारते हो उसके मालिक, तो उसे बहुत वहाँ पर परेशान किया जाता हो। तो उसको वह याद आ गया और वह सोचकर इतनी तेज़ दौड़ने लगी जैसे कि किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही हो। ठीक है, कोई उसको पकड़ने आ रहा हो। लेकिन जब जैसे ही जो लेखिका थी वह नीचे गिरी, तो उसको वो क्या थी, अपने जो अतीत से फिर प्रेजेंट में यानी वर्तमान में वापस लौट आई। उसको एकदम होश आया। तब उसको बहुत क्या हुआ, पश्चाताप हुआ कि ये मुझसे क्या गलती हो गई। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे यानी लेखिका को बिछौने पर बिस्तर पर रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण यानी दुख पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिलाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। किसके? लेखिका के। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने, तो एक बार क्या था, उसके लेखिका के भाई का जन्मदिन था और उनकी नानी ने उनके लिए क्या भेजा था, उनकी नानी ने उनके लिए सोने के कड़े भेजे। कैसे? किसके लिए? भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े। कड़े कैसे थे? शेर मुंह वाले। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कड़े कैसे थे। कड़े कैसे थे? सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले। ठीक है, पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से दोनों कड़े उतार कर रानी के किसमें, रानी के खड़े सतर्क कानों में बले की तरह पहना आए। ओके, चलिए आगे रीड करते हैं। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात तो भूल ही गए। संध्या समय यानी संध्या क्या होता है, शाम के समय भाई के कड़े रहित मीन्स उनके कड़े जो थे नानी ने दिए थे उसके भाई को, वो उसके पास नहीं थे। हाथ में देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई यानी कि कड़ों को ढूंढना शुरू किया गया, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला, कहीं भी कड़े नहीं मिले। रानी अपने कानों को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। ठीक है, वो क्या था, रानी के कानों में लगा दिए थे उसने कड़े, तो उसको क्या हुआ, खुजली होने लगी। तो वह अपने क्या हुआ, उसने जब उसने कान अपने हिलाए थे तो वह जो कड़े थे वो जमीन पर गिर गए और मिट्टी में दब गए। तो रानी क्या करने लगी, रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। ठीक है, किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। तो इससे पता चला कि जो उसके रानी के कान में उसके भाई ने कड़े टांग दिए थे, लटका दिए थे, वह कड़े किसी ने उसके कानों से उतार कर वहीं मिट्टी में गाड़ दिए थे। लेकिन रानी ने क्या किया, उसने अपने कान के जो खुरे होते हैं उससे वह उसको खोदने लगी। ये सब बाबूजी का ध्यान गया उस पर, तो उन्होंने क्या किया, आदेश देकर, नौकर को आदेश देकर वहाँ पर गड्ढा खुदवाया और दोनों कड़े
उसमें मिल गए। किसी ने क्या किया था, कुछ गहरा गड्ढा खोद कर दोनों कड़े उसमें गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला क्योंकि पता ही नहीं था किसने किया, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। सबको क्या हुआ कि ये कड़े जो मिले हैं रानी की वजह से ही मिले हैं, इसीलिए सब उसे बहुत प्यार करने लगे। ठीक है। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। स्मरणीय यानी याद है। कौन कह रही है? लेखिका। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था? ये तो यहाँ पर नहीं था, हम लोग सोचने लगे। लेखिका कहती हैं, कह कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपयोग घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। ठीक है। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया कि हाँ, एक बच्चा तो आ गया है और एक बच्चा अभी भी रानी के पेट में है। अब तो हम विस्मित भी और क्रोधित भी हुए कि ये छोटा जीव कैसा है, कोई काम धाम नहीं करता और हमको पीठ पर बैठाकर दौड़ने वाली रानी को दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीर चीर कर हम कम से कम और बच्चा घोड़ा निकाल लें। तो क्या करने लगे उनके भाई कि हम ऐसा करते हैं, रानी का पेट चीर देते हैं और एक बच्चा और घोड़े का बाहर निकाल लेते हैं। तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे, रानी पर मैं सवारी मेरी सेवा में रहेगी। उसका भाई क्या कहने लगा कि जो उसके छोटे भाई बहन हैं वो छोटी छोटी घोड़ी पर बैठ जाएंगे और वह रानी पर सवारी करेंगे। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा और जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया। कौन? मेरा भाई। तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया कि मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने क्या सोचा, चलो हम इसका पेट चीरकर बच्चा बाहर निकाल लेंगे, लेकिन पेट को हम सिलेंगे कैसे? बच्चे क्या सोचने लगे, हम पेट को सिलेंगे कैसे, उसके लिए भी तो हमें कुछ चाहिए। तो आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? बच्चे ऐसा सोचने लगे। माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था क्योंकि छोटी सी सुई होती है। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था। टाट जो यानी कि जो जिसमें बोरी बोलते हैं ना, उसको सीने का, उस सिलने का एक बड़ा सा होता है, उसको बोलते हैं सूजा। ठीक है। सीने का सूजा जो बड़ी सुई होती है वो रामा के कमरे में रखता था। रामा अपने कमरे में, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। ठीक है। जहाँ पर वो बच्चे नहीं पहुँच सकते थे। कुछ दिन के उपरांत जब रानी का अश्व यानी घोड़ा जो बच्चा था कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें ना अपना क्रोध स्मरण रहा और ना प्रस्ताव। तो आपको मैं बता दूं कि बच्चों ने जो सोचा था कि रानी के पेट से दूसरा बच्चा बाहर निकाल लें, इसके लिए वह पेट काटने के लिए तो लेकर आ गए, लेकिन उनको सूजा नहीं मिला। इसीलिए उन्होंने उन्होंने उसको बाहर निकालने का एक वो बनाया था, वह उन्होंने यानी उसको कैंसिल कर दिया और उन्होंने उसका पेट नहीं काटा। ठीक है। क्योंकि उनके आगे यही समस्या आ गई थी कि हम अगर पेट को काटेंगे तो उसको सिलेंगे कैसे। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वह ये सब भूल गए कि हमें क्या करना है। कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा और बड़ा होने पर सब उसके साथ खेलने लगे और पेट में रहे जीव के प्रति उनका क्रोध जो था वह भी शांत हो गया। ठीक है। तो आपको चैप्टर समझ में आया, इसको ध्यान से और सुनना। ओके। यहाँ पर ये शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ में है बद्री मीन्स होता है बादल, अनुकंपा यानी किसी पर कृपा करना, दया करना। रियासत क्या होता है? राज्य। ठेलम ठाल यानी चलना। विलायत यानी ब्रिटेन। विस्थापित यानी स्थान से छूटा हुआ। अस्तबल जो मैंने आपको बताया था, घोड़ों के रहने की जगह। ठीक है। अयाल मीन्स होती है लगाम, बागदौड़। संटी क्या होती है? सोटी यानी जो डंडी होती है। बरामदा जो बरांडा मैंने आपको बताया। यहाँ पर दो मुहावरे दिए गए हैं।
आँखों में बसना यानी हृदय में समाना, जवाब दे देना, अंत हो जाना यानी किसी चीज़ का नष्ट हो जाना। अब चलिए हम स्वाध्याय भी मैं आप लोगों को यहाँ पर स्वाध्याय भी रीड करा देती हूँ। और इसके आंसर्स आप लोगों को बताती हूँ। ओके, स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें नंबर 1 है, रानी कौन सी साहित्यिक विद्या है? रानी कौन सी साहित्यिक विद्या है? रानी रेखा चित्र, क्योंकि यहाँ पर उनकी क्या थी, संस्मरण यानी उनकी जो यादें थीं, यादें जो थीं उस महादेवी वर्मा ने उसको लिखा है। ठीक है, तो ये क्या थी, एक रेखा चित्र साहित्यिक विद्या है। सेकंड क्वेश्चन है, लेखिका ने रानी के अलावा और कौन कौन से चरित्र हैं? तो रानी के अलावा कौन कौन था? निक्की और रोजी। ठीक है, क्या आएगा आंसर में, कौन कौन से थे? निक्की और रोजी। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? लेखिका ने रानी के अलावा रोजी और निक्की से चरित्र लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी थी? तो मैंने आप लोगों को बताया था, उन्होंने क्या लिखा था कि जैसा अंग्रेज बच्चों के पास छोटा घोड़ा होता है, वैसा ही घोड़ा हमारे पास ना होना अन्याय की बात है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसके आपके आंसर 3-4 वाक्यों में लिखना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे कैसे प्रयास किए गए? तो कैसे कैसे प्रयास किए गए थे? वो क्या करते थे, उसके साथ खेलते थे और क्या करते थे, उसकी गर्दन में झूलते थे और उसके कान और अयाल में फूंस घोंसने लगे और उसको बिस्किट और मिठाइयाँ खिलाने लगे। इससे क्या हुआ, उससे मित्रता हो गई। किससे? रानी से। नंबर 2 है, रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई और क्यों? तो इसमें मैं बताऊं, एक बार जो महादेवी वर्मा थी वह रानी की नंगी पीठ पर बैठी, उसी समय उनके भाई ने क्या किया, अपने हाथ की एक पतली संटी रानी के पैरों में मार दी। इससे क्या हुआ, रानी बहुत तेज़ दौड़ने लगी और महादेवी वर्मा खुद को संभाल नहीं पाई और वह नीचे गिर गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो शब्द समूह के लिए एक एक शब्द क्या होता है, जो ये सेंटेंस दिया गया उसका एक शब्द बताइए। जिसमें नंबर 1 है, ज्ञान में वृद्धि करने वाला कौन होगा? तो आपको बता दूं, ज्ञान में वृद्धि करने वाला होता है ज्ञानवर्धक। कौन होता है? ज्ञानवर्धक। ये मैं आप लोगों को अभी लिखकर बताती हूँ। तो कौन हो? ज्ञानवर्धक। ओके, ठीक है। सेकंड है, बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ। तो कैसे करेंगे? बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ। ओके, अभी आपको लिखकर बताती हूँ। बाल सुलभ, ठीक है, बाल लिख दिया, बाल सुलभ। तो बाल सुलभ मैंने लिख दिया और प्रवृत्तियाँ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ। ओके, और नंबर 3 है, घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, घोड़े पर बैठकर क्या करते हैं हम? घुड़सवारी। उसको क्या बोलते हैं? घुड़सवारी। ओके, अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। तो विरुद्धार्थी शब्द में क्या है? अपराधी। अपराधी का हम क्या करेंगे? निरपराधी। निरपराधी। कैसे लिखेंगे हम निरपराधी? ओके, चलिए मैं आपको लिखकर बताती हूँ।
हम लिखेंगे निरपराधी। ओके, क्या होगा? निरपराधी। इसको कैसे बोलेंगे? निरपराधी, तो निरपराधी। ओके, अब सेकंड है प्रसन्नता। प्रसन्नता का क्या होगा? अप्रसन्नता। हम क्या करेंगे? पाके पहले आ लगा देंगे, दंड। किसी को दंड दिया जाता है तो उसका क्या होता है? पुरस्कार। दंड का क्या होगा अपोजिट? पुरस्कार। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिए और समझिए। ओके, थैंक यू।